मोटिवेशनल फिजिक्स के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में सेमीकंडक्टर के विषय में कुछ जानकारी हासिल किए थे। आज उसी से रिलेटेड एनर्जी बैंड वगैरह की चर्चा हम लोग करेंगे। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर में जैसा हम लोग लास्ट टाइम भी पढ़े थे, इसके एग्जांपल्स में टेट्रावैलेंट, सिलिकॉन या फिर हम लोग जर्मेनियम की बात कर सकते हैं। ये दोनों टेट्रावैलेंट है, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग आज इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देख करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उस पर आधारित एनर्जी बैंड का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका ये एटम्स है सिलिकॉन के। यहां पर हम लोग जर्मेनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी सिलिकॉन्स हैं। हम लोग को मालूम है कि इसके आउटर ऑर्बिट में, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग बना दें। हम लोग ये भी जानते हैं कि इसके आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो यह स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करेगा और अपने बगल वाले एटम से, नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना करके और अपने स्टेबिलिटी को सारे एटम्स प्राप्त करेंगे। सभी अपने बगल के एटम से शेयर करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन और अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जो बगल के इनके नेबरिंग एटम्स हैं उनके साथ ये शेयर करेंगे और फिर अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। ये सब इसी तरह से बनेगा। ये यहां पर इस तरह से बनेगा। इस तरह से हम लोग इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एसआई, मैंने मतलब हुआ आपका सिलिकॉन का, हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए। या इंट्रिंसिक कहने का मतलब हुआ प्योर, इसमें किसी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं है, क्योंकि इंप्योरिटी आने से फिर एनर्जी का वैल्यू वगैरह सब चेंज होता है, फिर अलग सी बात होती है जो आगे हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डेड है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया। जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, अगर यहां से हम कोई एनर्जी दें और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो यहां पर एक वैकेंसी को ये छोड़ता है। इस वैकेंसी को हम लोग होल के नाम से जानते हैं। हम लोग यहां जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से, जो टेम्परेचर के आधार पर इलेक्ट्रॉन अगर निकला, हीट एनर्जी के आधार पर, थर्मल एनर्जी के आधार पर निकला, ये बॉन्ड टूटा तब ये निकला, तो वहां पर एक वैकेंसी बना जिसका नाम होल है। तो ये होल क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ, इनिशियल चार्ज जो इस एटम पर है वो 0 है। इनिशियल चार्ज आपका 0 है, तो फाइनल चार्ज को भी 0 होना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला और एक यहां पर जो हम लोग कह रहे हैं होल, तो ये होल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को तभी मेंटेन करेगा जबकि अगर इसका चार्ज -q हो तो इसका चार्ज +q हो और ये दोनों कट करके फिर 0 हो जाएंगे। यानी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो यहां पर वैकेंसी या होल कह रहे हैं वो निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज कह सकते हैं। और साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि इस होल पर
इस होल पर चार्ज का वही वैल्यू होगा जो इलेक्ट्रॉन पर होगा, दोनों के वैल्यू आपस में बराबर होंगे। तभी अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो फिर LHS और RHS बराबर नहीं होगा और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर यहाँ पर वायलेट हो जाएगा, फिर हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से, थर्मल एनर्जी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से वहां पर एक वैकेंसी होता है, जिस वैकेंसी को होल कहते हैं, और वो पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज होता है, वो पॉजिटिव नेचर का होता है। ये बात यहां पर स्पष्ट हुई। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये ड्यू टू emission of electron takes place due to thermal energy, hence it is called thermally generated इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यह हीट एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसको थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड किस तरह से काम करता है, किस तरह से इससे जुड़ा हुआ है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये क्रिस्टल के अंदर जो बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सब की एनर्जी को देखा जाए तो उस पर दो तरह का एनर्जी के वैल्यू दो तरह से आते हैं। एक बैंड के रूप में बहुत सारी एनर्जी इसमें है शामिल, एक जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को हम इस तरह से बांटे हैं, माने जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे तो उसके अलग अलग एनर्जी को हम लोग इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं, जिसका एक वैल्यू होगा जो यहां से यहां तक इसका। दूसरा, एक वैसा एनर्जी का लेवल होता है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो वो मोबाइल हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं। यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो फिर इस जगह पर यानी वैलेंस बैंड में वो एक खाली जगह वैकेंसी छोड़ता है, जिसको अभी बताया हम, इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड होल। होल के नाम से जानते हैं। होल की जानकारी आपको मिली कि ये अगर निगेटिव नेचर का है इलेक्ट्रॉन तो ये किस नेचर का होगा, ये पॉजिटिव नेचर का होगा। होल पर पॉजिटिव नेचर का वैल्यू होता है। इलेक्ट्रॉन को यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने में एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इस गैप को हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं, और जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से भी जाना जाता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से भी जाना जाता है, और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के केस में Eg का वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो इसका वैल्यू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को मिला तो वो सीधे कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जब वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो फिर वहां पर वो करंट को प्रोड्यूस करेगा। करंट की उत्पत्ति उससे होती है, क्योंकि जब भी चार्ज मोशन में होता है तो उसके वजह से करंट की उत्पत्ति होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1.1 सिलिकॉन के लिए और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये एक बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने की भी एनर्जी है। यानी जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बॉन्डेड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें सिलिकॉन में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होगी और जर्मेनियम में इतने वोल्ट की आवश्यकता होगी, और उतनी एनर्जी उसको मिल गई तो वो एनर्जी से वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और सबसे यहाँ अच्छी बात यह है कि ये एनर्जी जो है उसको रूम टेम्परेचर पर मिल जाता है। कहां पे मिलता है, ये रूम टेम्परेचर पर मिल जाता है, यानी 300 केल्विन या
27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एनर्जी मिल जाता है। मतलब कि रूम टेम्परेचर पर ही यह कंडक्शन बैंड में चला जाता है इलेक्ट्रॉन और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल होता है। तो यहां पर ये बात तो समझ में आ गई कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की और इतने एनर्जी की आवश्यकता होगी। और आपको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है, एनर्जी की वैल्यू है। फिर हम लोग देखेंगे कि करंट इसमें कैसे प्रोड्यूस होता है, करंट का वैल्यू क्या है। हम लोग यहां पर करंट इन सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं करंट के लिए चार्ज कैरियर के रूप में दो है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक आपका होल है। फ्री इलेक्ट्रॉन में यहां पर थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और एक होल होगा। तो दोनों के मोशन की चर्चा अगर हम करेंगे तभी जाकर के ना हम करंट की बात कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में। कैसे क्या होगा, तो इसको हम लोग जरा सा देखें फिगर में, जो स्ट्रक्चर बना करके ये सिलिकॉन का फ्लूइड ले रहे हैं हम लोग। ये सिलिकॉन है, बॉन्ड्स बना हुआ है। इधर भी बने हुए हैं, वो सब है, सब बना हुआ है, सब बॉन्ड बना हुआ है, सबको वैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यहां पर थोड़ा सा हम लोग ये भी देख ले, इसका ये हो गया वैलेंस बैंड और ये होगा कंडक्शन बैंड। यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो यहां पर पहले करंट के मोशन की बात करें फिर हम होल पर आएंगे। तो आपको मालूम है कि करंट का अगर डायरेक्शन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसमें करंट है, तो करंट पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स निश्चित रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ चुके होंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। और यहां पर अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज रखते हैं, अगर आप नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो निश्चित रूप से यह पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो निश्चित रूप से इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन यही होगा, फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो पॉजिटिव, और यहां पर पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव के कारण ही ये फील्ड बना हुआ है, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा और इस पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। यानी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नेगेटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स काम करता है और पॉजिटिव चार्ज वाले को रखने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। क्यों काम करता है तो आप देख रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव के कारण ये फील्ड उत्पन्न हुआ तो इस डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये होगा, यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए बाहर की तरफ इस पर फोर्स काम करेगा। मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड ऊपर है तो इस पर नीचे की तरफ इस पर फोर्स काम करेगा और जब इसका मोशन नीचे की तरफ होगा, फोर्स काम करने का मतलब क्या है, इसका मोशन नीचे की तरफ होगा। और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का मोशन जिस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज का, तो उस पर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन आपको चला जाएगा अपोजिट में। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा। बिल्कुल क्लियर। यहां से फिर देखिए,
वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और ये होल हो गया और ये कंडक्शन बैंड में गया। कंडक्शन बैंड में गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देता है कि मोशन ऑफ डायरेक्शन क्या होगा चार्ज का। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज है और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और हम जानते हैं कि फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन मोशन इसका रहेगा, फोर्स रहेगा, तो ये नीचे की तरफ काम करेगा और मोशन के अपोजिट करंट काम करता है। इसलिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट यहां पर उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट किए। अब हम देखें होल का, होल की स्थिति क्या है। सपोज कीजिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है जो कंडक्शन बैंड में गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है और यहां पर एक होल हो गया, एक होल हो गया। अब ये जो होल है ये पॉजिटिव नेचर का है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर, इधर सर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पर डाउनवर्ड एक फोर्स काम कर रहा है। ये इस पर नहीं, ये तो चला गया उधर, सब पर डाउनवर्ड फोर्स से काम कर रहा है। तो कहीं का भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस पर चला आएगा। और आपको बता दें कि अभी हम रूम टेम्परेचर पर वर्क कर रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करके विदाउट ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि सभी बॉन्ड यहां पर इस तरह से, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब कि इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहां पर करीब करीब सेम रहता है। इसलिए बहुत यहां पर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। यहां से थर्मल एनर्जी के द्वारा ही, बहुत कम थर्मल एनर्जी के द्वारा ही यहां से इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किए हुए वो चलाएगा होल के पास और यहां पर बन जाएगा होल और यहां पर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर के फिर यहां पर स्थित हो गया। फिर समझिए इसको, फिर समझिए, होल यहां से इलेक्ट्रॉन निकल, हीट थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके वजह से होल बना। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सभी पर एक फोर्स काम कर रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स काम कर रहा है। क्योंकि ये सब एक ही स्ट्रक्चर में है, अभी इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं आई है, तो सबका एनर्जी लेवल मोर एंड लेस सबका बराबर है। वैसे स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जंप करके बिना ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किए हुए, जंप करने का मतलब है क्योंकि इसका वेव नेचर में इलेक्ट्रॉन सीधे जंप कर जाता है, यहां से डिसअपियर होगा, यहां अपीयर हो जाएगा और आकर के यहां चला आया विदाउट एनी सप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी, ये यहां पर चला आएगा। तो अब यहां पर बन गया होल और इलेक्ट्रॉन चला आया यहां। फिर क्या होगा कि जब यहां पर होल बन गया तो इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर वो आपको, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत सारे नहीं किए, इतने बनाया गया है, तो वहां से वो जंप करेगा और वो जंप करके नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे काम कर रहा है। अब होल बन जाएगा यहां और इलेक्ट्रॉन चलाया यहां, फिर ऊपर जो होगा वो चलाएगा, इसको एनिहिलेट कर देगा, इसको खत्म कर देगा और वो होल यहां बन जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि होल का पहला पोजीशन ये है, होल का दूसरा पोजीशन ये है, होल का तीसरा पोजीशन ये है, होल का चौथा पोजीशन ये है। ये होल जो था वो खत्म हो गया, फिर एक नया होल यहां बना, फिर एक नया होल यहां बना, एक नया होल यहां बना। तो हम लोग को क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नीचे और होल जा रहा है ऊपर। ये होल जा रहा है ऊपर, एक्चुअली दिस इज नॉट द रियल मोशन ऑफ होल, ये एपरेंट मोशन उसका हुआ। ये इसको फिर से यहां समझे हम लोग, थोड़ा सा फिगर नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसको देखिए, इसे समझ में आएगा। ये सिलिकॉन का हुआ, ये बॉन्ड हुआ, अब यहां पर एक होल बना। होल कैसे बना, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकला, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स निकला, यहां पर होल बन गया। अब यहां का चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो यहां का जो बॉन्ड बना हुआ होगा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया, बहुत थर्मल एनर्जी के ही कारण, बहुत कम एनर्जी से वजह से जंप कर गया। जंप करके यहां पर इसको खत्म किया, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये हो गया और होल का पोजीशन ये हो गया। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, मतलब कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में है, वो बॉन्ड की स्थिति में है, माने वो फ्री नहीं है,
तो वहां पर वो होल देगा, अगर वो फ्री रहता तो वो नहीं देता। तो यहां पर चला आया, होल का पोजीशन यहां से यहां शिफ्ट कर गया। फिर जो दूसरा इस तरह का सिलिकॉन एटम होगा, ये भी सब सिलिकॉन होता है, फिर यहां पर जो होगा, अब ये यहां फिर जंप करेगा, स्थिति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, होल यहां बन जाएगा। फिर जो यहां पर सिलिकॉन का स्थिति होगा, ये क्या होगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करेगा और वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और होल आपका यहां चला है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे पूरे क्रिस्टल में। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि होल जा रहा ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये होल हुआ, होल का मोशन। लेकिन ये हुआ रियल मोशन, ये हुआ रियल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हुआ एपरेंट मोशन ऑफ होल, एपरेंट। बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी। ये होल जो यहां था, यहां जो था वो चल के यहां नहीं गया, एक नया होल वहां क्रिएट हुआ। ये होल यहां से यहां चल के नहीं गया, एक नया होल वहां पर बना। तो ऐसा देखने से लग रहा है कि होल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग एपरेंट बोले, एपरेंट मोशन ऑफ होल। और ये हुआ रियल मोशन ऑफ होल। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ही मोशन हो रहा है, लेकिन अपेरेंटली आपका होल जो है वो दिख रहा है ऊपर की तरफ। और हम जानते हैं कि जो चार्ज का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है, और इस तरह से यहाँ पर होल की वजह से जो करंट बना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो हम लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट ऊपर की तरफ होगा और होल के कारण भी करंट ऊपर की तरफ होगा। इस तरह से हम आई टोटल की अगर बात करें, तो टोटल करंट जो सेमीकंडक्टर के पास हो रहा है उसकी बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा करंट और होल के द्वारा करंट के सम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग जोड़ देंगे इसको और ये हो जाएगा आई टोटल इक्वल टू आई प्लस आई एच, ये दोनों आपस में। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वेदर इट इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, किसी सब के लिए वैलिड होता है। हाँ, इसके वैल्यूज अलग अलग हों अलग चीज है, लेकिन ये सबके लिए है। दूसरी चीज ये भी है कि दोनों में क्या दोनों बराबर होंगे या फिर दोनों अलग अलग होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी, उसका एबिलिटी टू मूव करने की एबिलिटी जो है वो होल से ज्यादा होता है। कन्वेक्शन ये वैलेंस बॉन्ड में होल्स जो है वो धीरे धीरे मूव करते हैं, कंडक्शन बैंड फ्री होने की वजह से, काफी एम्प्टी होने की वजह से बहुत खाली ही रहता है, करीब करीब बहुत कम उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसका जो मोशन है उसकी मोबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आई एच। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। एंड दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये होल्स को यहां पर का इलेक्ट्रॉन जो यहां पर शिफ्ट किया और होल को खत्म कर दिया और फिर एक होल यहां पर बन गया, यहां पर एनर्जी की आवश्यकता इंट्रिंसिक केस में नहीं पड़ा, बहुत रूम टेम्परेचर पर ही ये काम हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई डोपेंट हो, जो पी टाइप और एन टाइप में होता है, तो डोपेंट की स्थिति में इस एनर्जी का वैल्यू चेंज, यहाँ पर कुछ जो डोपेंट रहेगा उसकी एक अलग एनर्जी होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को आने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, तब एनर्जी इसको देंगे, तब यहां से ये निकल करके यहां आएगा। अब सपोज कीजिए, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए उसको। सपोज कीजिए कि यहाँ का है 4 जूल और यहाँ पर है 3 जूल, इस इलेक्ट्रॉन के पास से 3 जूल, तो जब तक वो 1 जूल नहीं देगा इसके पास नहीं आ सकता है, जो इस स्थिति में नहीं था, क्योंकि यह इंट्रिंसिक है, इसमें सभी करीब करीब सिमिलर एनर्जी लेवल पर है, तो यहाँ पर वो नहीं है। लेकिन जैसे हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पर डोपेंट आ जाएगा, वो इंप्योरिटी आ जाएगा, और इंप्योरिटी की वजह से हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देना पड़ता है, तब वो जा करके अपने दूसरे होल्स के पास वो जा पाता है और फिर वहां पर वो प्रक्रिया होती है। धन्यवाद।